देखिए बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में आज के पीरियड में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पैनी, PENNY। कुछ नाम समझ रहे हैं हम, जैसे पहले पीरियड में हमने समझे थे, क्या समझा था, फिश को समझा था, और एक डाइस वगैरह आए थे ना। इसी तरह से ये वर्ड है पैनी। तो अगर मैं इसकी वर्ड पावर में आपसे मीनिंग पूछता हूँ कि क्या मीनिंग होती है पैनी की, तो क्या बताओगे? धेला, मतलब पैसे के लिए, सिक्कों के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है मीनिंग वाइज। ठीक, तो अभी हम पढ़ रहे हैं नाउन एंड द नंबर, तो ये नाउन है, और जो इसके जो प्लूरल होते हैं वो भी दो होते हैं। एक तो होता है पेनीज, PENNIES, और एक होता है पेन्स, PENCE। ये दोनों के दोनों जो प्लूरल हैं किसके हैं? पैनी के। और पैनी की मीनिंग मैंने आपको बताई अभी, क्या? पैसे बोल सकते हैं, ये टाइप ऑफ मनी, ये टाइप ऑफ करेंसी, ये टाइप ऑफ कॉइन्स, ऐसे बोल सकते हो। तो इनमें क्या डिफरेंस है और कैसे हम करेंगे? तो डिफरेंस ये है कि जब हम नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करते हैं, सिक्कों की संख्या की बात करते हैं, तो 35 का यूज करेंगे। और जब हम इनकी अमाउंट की बात करेंगे कि पैसा कितना है, तो बात करेंगे किसकी? पेंस की। ये इनमें डिफरेंस है। अब इसे थोड़ा सा और बेटर हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल देख रहे हैं कोई, जैसे मैंने कहा दिस बुक कॉस्ट मी 6 pennies। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, दिस बुक कॉस्ट मी 6 pennies। तो इसमें पहले बताइए कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। कैसे पता चला? तो कॉस्ट की जो तीनों फॉर्म होती हैं यही होती है ना, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, तीनों फॉर्म सेम होती हैं। तो फिर आपने इसे सेकंड ही क्यों माना? क्योंकि फर्स्ट नहीं हो सकती। अगर ये फर्स्ट होती तो सिमिलर है तो इसमें एस लगता है ना, और थर्ड होती तो वही हैज एवर्ड के बिना तो थर्ड आता नहीं, तो क्या मानना पड़ेगा? सेकंड फॉर्म माननी पड़ेगी। इसलिए आपने बता दिया कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो दिस बुक कॉस्ट में 6 pennies। अब जो नाउन आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है? पेनीज। तो पेनीज ही आना चाहिए यहाँ पे या पेन्स? पेन्स आना चाहिए, क्योंकि यहाँ अमाउंट की बात हो रही है। शायद ये कह रहे हैं कि ये बुक है मुझे 6 पेन्स की पड़ी है, तो अमाउंट की तो बात हो रही है, यहाँ कोई सिक्कों की बात तो हो नहीं रही। ये पेनीज गलत है, तो क्या लिखेंगे यहाँ? पेन्स लिखेंगे, PENCE। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी 5 pennies। प्लीज गिव मी 5 pennies। ये सेंटेंस सही हो सकता है या गलत? अब जब मैंने नाउन में पेनीज का इस्तेमाल किया है तो मैं नंबर ऑफ कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, तो कृपया मुझे 5 सिक्के दीजिए, कह सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि ये सेंटेंस गलत है, बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे पूछ बैठूं कि ये कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव। इसे मैं टेंस नहीं बोल रहा, इसे मैं क्या बोल रहा हूँ? सेंटेंस। तो आपने क्या बताया इसे? इम्पेरेटिव बताया। आप में से किसी को ना पता हो तो ध्यान से सुनते रहे करो, आपके लिए ये चीज होती रहती है बार बार। इम्पेरेटिव कैसे पता चला है इम्पेरेटिव है? जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं उन्हें इम्पेरेटिव कहते हैं। तो ये जो प्लीज है ये भी वर्ब ही है। क्या है? वर्ब है। तो जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो उन्हें क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव। और इनमें रिक्वेस्ट होती है, कमांड होती है, ऑर्डर दिया जाता है ना, एडवाइस दी जाती है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव कहते हैं। तो ये हमने समझ लिया कौन सा नाउन? पेनी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है देयर आर 20 candidates, there are 20
कैंडिडेट्स फॉर लेक्चरशिप, फॉर लेक्चरशिप। ये सेंटेंस दे रखा है, देयर आर 20 कैंडिडेट्स फॉर लेक्चरशिप। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सा टेंस है तो क्या कहोगे? सिर्फ प्रेजेंट है, आर से पता चल रहा है कि क्या है, प्रेजेंट है। तो देयर आर 20 कैंडिडेट्स, हम पढ़ रहे हैं नाउन एंड द नंबर्स। एक तो नाउन ये है इसमें कैंडिडेट्स, तो इसमें तो मुझे लगता नहीं कोई समस्या है, क्योंकि 20 है तो उसके बाद क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। और कैंडिडेट तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट्स, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर एक नाउन ये है लेक्चरशिप, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है अगर हुई तो मैं इसकी स्पेलिंग को देखता हूँ। मैंने लिखा है LECTURERSHIP, लेक्चरशिप। देखिए स्पेलिंग इसकी सही है आपके हिसाब से या कुछ गलत है? सही है। ये लेक्चरशिप नहीं है, ये लेक्चरशिप है। एक आर इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। लेक्चर तो ये हो जाता है LECTURE, ये होता है लेक्चर। तो ये जो आर है ये आपको हटाना पड़ेगा, ये आपको हटाना पड़ेगा। होता क्या है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जनरली जो स्लैंग वर्ड बन जाते हैं। स्लैंग वर्ड का मतलब बोलते बोलते बिगड़ जाते हैं। तो होता ये क्या है, लेक्चरशिप, और बहुत से बोल देते हैं क्या, लेक्चरशिप। तो इस वजह से सही क्या है गलत क्या है वो मैंने आपको बताया। जब आप लेक्चरशिप लिखोगे तो इसमें जो बात वाला आ रहा है ये नहीं लिखोगे, वरना इसकी स्पेलिंग गलत मानी जाएगी। ये जो आ रहा है आपको ये हटाना है, जिसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, तब जाके वर्ड और सेंटेंस सही होगा। ठीक है, क्या देख लो स्पेलिंग, LECTURE, बस, अगला वाला आर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। Ravi has applied for free ship. Ravi has applied for free ship. अब जैसे ये शिप आ रहा था यहाँ पे, तो ऐसे ही कोई वर्ड बनता होगा ये भी, लेकिन ये बोला गया जाता है फ्री शिप। मैंने बोला ये स्लैंग वर्ड है, बोलने के आधार पे बन जाते हैं। सही हो या गलत हो कोई सोचने वाला है ही नहीं, पर जब ग्रामर पढ़ेंगे तो फिर हमें सही का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कौन सा टेंस है पहले देख बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज या है में से कोई एक आ रहा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो रवि हैज अप्लाइड फॉर फ्री शिप। फ्री शिप तो कुछ नाउन ही नहीं होता, तो ये होता है फ्री स्टूडेंटशिप। फ्री स्टूडेंटशिप, तो फ्री स्टूडेंटशिप का मतलब क्या है, जैसे स्कॉलरशिप सुनी होगी, तो स्कॉलरशिप भी कैसे बना है, स्कॉलर में शिप जुड़ा है। लेक्चर कैसे बना है, लेक्चर में शिप जुड़ा है। ऐसे स्टूडेंट में शिप जुड़ा है। तो जिसे आप स्कॉलरशिप कहते हैं उसे आप क्या बोल सकते हैं, फ्री स्टूडेंटशिप भी बोल सकते हैं। मतलब फीस वगैरह नहीं दी जाएगी। जनरली इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोल दिया जाता है, फ्री शिप। मैं कह रहा हूँ फ्री शिप कोई वर्ड नहीं होता, पूरा वर्ड होता है क्या, फ्री स्टूडेंटशिप। मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये नाउन की वजह से मैंने एग्जाम्पल लिखा। नेक्स्ट है आदित्य lives in a boarding। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो नाउन है कौन कौन से नाउन है, एक तो आदित्य। तो आदित्य कौन सा नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, इसमें तो कोई गलती है नहीं, है ना। उसके बाद बचा क्या, बोर्डिंग। तो ये कह रहे हैं कि जो आदित्य है वो बोर्डिंग में रह रहा है, जो बोर्डिंग स्कूल होते हैं, है ना। तो वही बात है, फिर बोलते वक्त हम इसे क्या बोल देते हैं, बोर्डिंग। मैंने अपने बेटे को बोर्डिंग में भेज दिया, लेकिन यहाँ ग्रामर में गलत माना जाएगा,
इसके बाद आपको लगाना पड़ेगा हाउस, बोर्डिंग हाउस। जनरली आप उसे बोर्डिंग बोल देते हो, पर ग्रामर में आप बोर्डिंग नहीं लिख सकते, पूरा लिखना पड़ेगा बोर्डिंग हाउस। लिख तो आप बोर्डिंग स्कूल भी सकते हो, लेकिन लिखना चाहिए आपको बोर्डिंग हाउस, क्योंकि स्कूल का मतलब क्या होता है स्टडी एनवायरनमेंट, और बोर्डिंग का मतलब क्या होता है निवास करना, तो उसे आपको हाउस ही बोलना चाहिए। अगर आप बोर्डिंग स्कूल ही बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं गलत ही बोल रहे हो। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है मिस्टर रवि इज माई इंग्लिश टीचर। मिस्टर रवि इज माई इंग्लिश टीचर। ये जो सेंटेंस है कौन सा टेंस है, सिर्फ प्रेजेंट है क्योंकि इज आ रहा है, और ये भी गलत है। इसे भी हम इस तरह से नहीं बोल सकते ग्रामर। पहले करेंगे क्या, सही क्या करेंगे पहले वो बताता हूँ। तो इसे लिखना पड़ेगा मिस्टर रवि इज माई टीचर ऑफ इंग्लिश। माई टीचर ऑफ, अगर आप इसे ऐसे लिखोगे तो माना जाएगा सेंटेंस सही, और ऊपर वाला लिखोगे तो ग्रामेटिकली वो गलत है। अब बात करते हैं कि क्यों, रीजन क्या है। तो रीजन ये है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो माई है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, पजेसिव है, या तो पजेसिव प्रोनाउन बोलोगे या पजेसिव एडजेक्टिव बोलोगे। तो जो पजेशन होता है वो लिविंग के लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए, लिविंग के लिए होता है, और इसके तुरंत बाद क्या लगा रखा है इंग्लिश, और ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग, तो क्या पजेशन बनेगा, नहीं बनेगा। तो जब मैंने ऐसे लिखा माई टीचर, तो माई के बाद क्या आ गया टीचर आ गया, और ये लिविंग है नॉन लिविंग, तो बनना चाहिए, ये इसका रीजन है। ठीक है, लिविंग को ज्यादा प्रेफरेंस देना है पजेसिव वर्ड की साथ। अब बोलने में कैसे बोल देते हैं, अब बोलते भी हैं, बोलते नहीं बोलते, ही और शी इज माई इंग्लिश टीचर, लेकिन वो ग्रामेटिकली गलत है, सही ऐसे बोलेंगे आप माई टीचर ऑफ इंग्लिश। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रवि इज माई कजिन ब्रदर। ये तो इजी सही है, पता चल गया होगा आपको। बताओ क्या गलती है इसमें, ब्रदर नहीं आएगा, क्योंकि कजिन का मतलब होता ही ब्रदर और सिस्टर है। तो आप एक ही सेंटेंस में डबलिंग क्यों कर रहे हो, कजिन भी लिख रहे हो और ब्रदर भी लिख रहे हो, तो बस यहीं फुल स्टॉप लगा देंगे और सेंटेंस हो जाएगा सही। रवि इज माई कजिन, कजिन के साथ आप ब्रदर या सिस्टर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कजिन का मतलब खुद में ही ब्रदर और सिस्टर होता है। हो गया, आगे चलते हैं। अब दो नाउन आ रहे हैं या दो वर्ड आ रहे हैं। एक तो होता है कोज, CAUSE कोज, एक होता है रीजन, REASON रीजन। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ कि इनकी मीनिंग क्या है, तो आप कहोगे कारण। कोज माने भी कारण और रीजन माने भी कारण। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें डिफरेंस होता है कि रीजन को अगर आप कहोगे तो कहोगे टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन क्या होता है व्याख्या करना। तो रीजन जब यूज करेंगे वहाँ कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन होगी उस सेंटेंस में, ठीक। जबकि जो कॉज होता है वो सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं जरूरत, सिर्फ रिजल्ट को ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। इस तरह से आपने डिफरेंस मैंने बता दिया। अब इसे में बेटर समझने के लिए फिर एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लिया मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ और मैंने कहा कि व्हाट इज द डैश ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज द डैश ऑफ ग्लोबल वार्मिंग।
तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है। तो उसके लिए मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए, कोज करना चाहिए या रीजन करना चाहिए? क्या कहता है आपका दिमाग? डिफरेंस मैंने ऊपर लिख दिया है थोड़े बहुत शब्दों में, बाकी फिर भी आप बताएं। रीजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पूछा है तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो जहां एक्सप्लेनेशन की नीड है वहां आपको रीजन ही लिखना चाहिए। अगर आप इस सेंटेंस में कोज लिख देते हो तो गलत होगा, तो यहाँ पे आप रीजन लिखोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कोई। Scientists are trying to find out the dash of this phenomenon. ये लिखा है मैंने एग्जाम्पल। अगर मैं आपसे टेंस पूछूं, इसका टेंस कौन सा है तो क्या बताओगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताएंगे। आर ट्राइंग, साइंटिस्ट की स्पेलिंग चेक करो, SCIENTISTS, कोई दिक्कत? सही है। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द डैश ऑफ दिस फिनोमेना। दूसरा नाम मुझे दिखाई दे रहा है फिनोमेना, ये हम कुछ दिन पहले पढ़ चुके हैं कि एक वर्ड तो होता है फिनोमेना, एक होता है फिनोमेनन, है ना? इनमें डिफरेंस क्या होता है? फिनोमेनन सिंगुलर होता है और फिनोमेना प्लूरल होता है। तो क्या इस सेंटेंस के हिसाब से सही है? सिंगुलर आना चाहिए। कैसे पता चला आपको कि सिंगुलर आना चाहिए? ग्रामेटिकली आंसर, वो ग्रामेटिकली आंसर, हिंदी हिंदी बोल के बताया तो कुछ ऐसा सेंटेंस में ही होगा कुछ, बस दिस है, दिस सिंगुलर होता है प्लूरल, दिस और दैट सिंगुलर होता है, दिस और दोस प्लूरल होते हैं, तो सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर ही आएगा। एक तो ये गलत हो गया, फिनोमेना नहीं आ सकता क्योंकि फिनोमेना क्या होता है? प्लूरल होता है, और दिस क्या है? फिनोमेना आना चाहिए। तो MENON, ये बात समझ में आती है? फिनोमेना हो या फिनोमेनन हो, हिंदी में मैं घटना कह सकता हूँ, है ना? कोई साइंटिफिक रिसर्च का मामला हो उसे हम क्या बोल देते हैं? फिनोमेना या फिनोमेना। तो कह रहे हैं साइंटिस्ट जो है कोशिश कर रहे हैं इस घटना को फाइंड आउट करने का रीजन। अच्छा, रीजन क्या है इस घटना का कारण? रीजन लिखूं या कोज लिखूं? कोज लिखूं, क्योंकि यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। एक्सप्लेनेशन तो जब होगी जब किसी चीज का पता होगा, अभी तो खुद ही ढूंढ रहे हैं कि उसका कारण क्या है। तो यहाँ पे रीजन नहीं लिख सकते, यहाँ क्या लिखोगे? कोज, CAUSE, कोज। मुझे लगता है डिफरेंस में आ गया होगा। तो जब जब एक्सप्लेनेशन की नीड है बच्चों, तब तब आप रीजन का यूज करोगे, और एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है तो आप कोज का यूज करोगे। कोई आपसे पूछ बैठे कि रीजन हो या कोज हो, ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, तो ऑब्वियसली मैं नाउन पढ़ा रहा हूँ तो नाउन नहीं होंगे। अब देखो यहाँ कोज से पहले तो ऑब्वियसली क्या आया? द आया भी है, और यहाँ देखो रीजन से पहले क्या आया? द आया है। और आपको बताया जाता है कि आर्टिकल तो नाउन से पहले ही आते हैं, तो ये दोनों भी क्या हुए? नाउन ही हुए। नेक्स्ट है जी कॉस्ट एंड प्राइस। कॉस्ट एंड प्राइस, तो दोनों का मतलब तो देखा जाए तो कीमत है ना? कॉस्ट का भी और प्राइस का। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? इनमें डिफरेंस होता है कि जो अमाउंट
पेड किया जाएगा शॉपकीपर के द्वारा, SHOPKEEPER। अगर अमाउंट पेड किया जा रहा है दुकानदार के द्वारा तो उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट। और अगर यही अमाउंट पेड किया जा रहा है कस्टमर के द्वारा, बाय कस्टमर, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइस। ये इनमें डिफरेंस होता है। यही वजह है कि जब हम मैथमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं तो वहाँ CP और SP बोला जाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस बोला जाता है ना। क्योंकि मोस्टली वहाँ जो बात होती है किसकी होती है, दुकानदार की। लेकिन अगर मान लिया आप किसी कस्टमर के लिए भी CP लिख रहे हो तो वो ग्रामेटिकली गलत है, समझ आया बात। जब आप कॉस्ट बोलोगे तो बात किसकी हो रही है, शॉपकीपर। जब आप प्राइस बोलोगे तो आप बात कर रहे हो कस्टमर की, है ना। जैसे मान लिया मैं गया किसी दुकान पे, मैंने कहा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस पेन, तो वो गलत होना चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ एज ए कस्टमर गया हूँ, तो मुझे कहना चाहिए व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पेन, ठीक है। और दुकानदार भी उसे कहीं खरीद के लाया ही होगा किसी और दुकान से, तो उसके लिए क्या पड़ता है, वो कॉस्ट पड़ता है, ठीक है। ये इन दोनों शब्दों में डिफरेंस है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज मेरी भी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है तो आवाज थोड़ी सी डाउन रहेगी मेरी, ठीक है। तो समटाइम्स customers has to paid higher cost for necessary items। ये सेंटेंस लिखा है, sometimes customers has to paid higher cost for necessary items। पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, इसमें कितने नाउन हैं, हाउ मेनी नाउन्स आर देयर इन दिस सेंटेंस। 3 नाउन है, कौन कौन से, कस्टमर्स, कॉस्ट और आइटम्स। बिल्कुल सही जवाब है आपका। कस्टमर कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। और कॉस्ट ये भी कॉमन नाउन ही होगा, ठीक है। और आइटम्स ये भी कॉमन नाउन ही होगा। चलिए अब इसमें गलती बताइए, क्या क्या गलती हो सकती है सेंटेंस में। हैज की जगह हैव आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि कस्टमर से प्लूरल हैव ही आएगा। दूसरी गलती, पेड नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। एक बात और याद रखना मेरी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि टू के बाद जिरंड आ जाता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। वो बहुत ही रेयर चांस होते हैं पर आ जाता है। तो जैसे मैं कहता हूँ कि हमेशा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये समझ लो कि 99% तो यही होगा। 1% कभी कभी टू के बाद क्या आ जाएगा, जिरंड। और जिरंड का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो जब कभी मैं आपको जिरंड पढ़ाऊंगा वैसे मैं आपको समझाऊंगा क्यों होता है ऐसा। तो फिलहाल तो यह गलत है। और यहाँ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, पे। और बताइए क्या गलती है। जिसे पढ़ रहे थे उसे भूल गए क्या, जो पॉइंट था उसे तो देख लो। कस्टमर की बात हो रही है, शॉपकीपर की, तो प्राइस होना चाहिए कॉस्ट, तो कॉस्ट भी गलत है, क्या आएगा, प्राइस। अब जाके सेंटेंस सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउस में और होम में क्या डिफरेंस होता है, ये बात तो हम पहले भी समझते रहते हैं, क्लास में कहते रहते हैं, बीच में बोलता रहता हूँ। बाकी आज आपका नंबर, बोले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। होम जो होता है उसके साथ सेंटिमेंट्स और फीलिंग होती है,
बिल्कुल सही जवाब है। जहाँ फीलिंग्स जुड़ी हुई हो, जिस घर से भावनाएं जुड़ी हुई हों, सेंटीमेंट जुड़े हुए हों, उसे हम क्या कहते हैं? होम कहते हैं। या कहीं आप किसी बुक में पढ़ो तो इसे आप नेटिव प्लेस भी लिख सकते हैं। नेटिव, अब नेटिव प्लेस का क्या मतलब होता है? जहाँ हमारे माता पिता है ना, दादा वगैरह, तो वो नेटिव प्लेस होता है। और जब ऐसा कोई घर होगा तो वो भावनाएं तो जुड़ी होंगी ही होंगी। और इसका मतलब सिर्फ होता है टू ड्वेल। टू ड्वेल, ड्वेल क्या होता है? DWELL, निवास करना, जहाँ सिर्फ रहने की बात हो, आपकी सेंटिमेंट्स से कोई मतलब नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड। ठीक है, तो ये इन दोनों शब्दों में डिफरेंस है। ड्वेल हो सकता है आपके लिए नया शब्द हो, जैसे इसलिए मैंने लिखा है। जैसे आपने किसी ने पूछा आजकल तुम कहाँ रह रहे हो, एट प्रेजेंट वेयर इज योर ड्वेलिंग, है ना? तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस है बच्चों। अब अगर मान किसी ने मुझे पूछा, या मैं कह रहा हूँ किसी से, मैं पूछ रहा हूँ, मैंने कहा हर एक शब्द में बहुत अंतर होता है और भाषा ये सिखाती है। मैंने कहा वेयर इज योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है? तो जनरली तो घर ही पूछा गया, लेकिन पूछने वाले ने क्या पूछा है? हाउस। इसका मतलब पूछने वाले को ये जरूर पता है कि तुम जहाँ भी रह रहे हो, तुम अपने वंश खानदान के मकान में नहीं रह रहे हो। ये इसका मतलब है। तो गलत तो नहीं कह सकता ऐसे कि भाई गलत है, मैं तो पूछने वाले की इंटेंशन बता रहा हूँ, उसे शब्दों का ज्ञान है। लेकिन जब जब हम कभी इन्हें हाउस पर होम को यूज करते हैं, सोचते ही नहीं है। मोस्टली तो हम क्या बोल देते हैं? हाउस ही बोलते हैं, होम तो बहुत कम बोलते हैं, है ना? लेकिन अगर मान लो कोई हाउस की जगह कह रहा है कि होम, वेयर इज योर होम, तो भी समझ जाओ कि अब उसे पता है कि तुम अपने पूर्वजों के मकान में ही रह रहे हो, एक ऐसा मकान जो तुमने भी हाल फिलहाल में चेंज नहीं किया। सही तो दोनों ही। तो बोलने का क्या लहजा है वो मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल लिखना चाहे तो उसका ध्यान रखना, अगर उस एग्जाम्पल में सेंटिमेंट्स है तो क्या लिखेंगे? होम आना चाहिए, और सेंटिमेंट्स नहीं है तो हाउस आना चाहिए। बस वहीं आपकी गलती निकल जाएगी उस सेंटेंस की। आगे चलते हैं। उसके बाद है कस्टमर एंड क्लाइंट। कस्टमर एंड क्लाइंट, ये भी बहुत कॉमन सी बात है, जानना चाहिए आपको, जानते भी होगे। पहले आपका ही मौका है, बताइए क्या डिफरेंस है इनमें? क्लाइंट तो हो गया ऑफिशियल वे में, और कस्टमर हो गया अनऑफिशियल वे में। सही कह रहे हो, और इम्प्रूव कर सकते हो कुछ और शब्दों का प्रयोग करके। बाकी जो आपने कहा सही कहा, दिक्कत कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि जहाँ ऑफिस वगैरह हो, ऑफिशियल हो कुछ, तो वहाँ क्लाइंट यूज़ किया जाता है, और जहाँ ऑफिस और ऑफिशियल ना हो कुछ, वहाँ कस्टमर यूज़ किया जाता है। और कुछ बोलना चाहते हो? जिस आप ऑफिस बोल रहे हो उसे मैं बोल दूंगा सर्विस, और जिस आप अनऑफिशियल बोल रहे हो उसे मैं बोल दूंगा सेल। और एक तो सर्विस सेक्टर होता है और एक सेल सेक्टर होता है। तो जहाँ सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसे क्या बोला जाता है? क्लाइंट। और जहाँ कोई चीज़ बेची जाती है, सेल की जाती है, तो वो क्या होता है? कस्टमर। सड़कों पे बहुत सारी दुकान होती हैं, वहाँ पे हम डेली नीड्स खरीदते रहते हैं, तो हम सब उनके लिए क्या है? कस्टमर है। आप कह रहे थे अनऑफिशियल, तो वहाँ कोई ना कोई चीज़ खरीदी जा रही है या बेची जा रही है। लेकिन जब हम एक ऑफिशियल वे में जाते हैं, जैसे बच्चा कह रहा था, डॉक्टर्स के लिए क्या होता है? पेशेंट, क्लाइंट, है ना? हालांकि पेशेंट बोला जाता है उसे, लेकिन अगर मुझे इन दोनों में करना हो तो ये आप वर्ड कोई भी यूज़ कर लो, पेशेंट कर लो या कुछ भी कर लो, बात तो ये है कि या तो सर्विस दी जाएगी या सामान बेचा जाएगा। अब मान लो मेरे लिए ही हो आप, तो मेरे लिए तो आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को टीचर कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इन दोनों में ही अपने आप को कैटेगराइज करूँ
तो मैं सर्विस दे रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ? सर्विस दे रहा हूँ। तो फिर आप मेरे लिए क्या हुए? आप भी मेरे लिए क्लाइंट ही हुए। ठीक है, तो बस यही है, ज़्यादा इसके एग्जाम्पल देने की आवश्यकता है नहीं। जो डिफरेंस चल गया होगा आपको पता, और उससे आप कर लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बिना किसी हेडिंग के, द फ्रूट ऑफ लेबर इज ऑलवेज स्वीट। द फ्रूट ऑफ लेबर इज ऑलवेज स्वीट। मीनिंग तो पता चली गई होगी, क्या है मीनिंग बताओ? मेहनत का फल मीठा ही होता है ना, ऐसा कह रहे हैं। कौन सा टेंस है? सिर्फ प्रेजेंट है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ रही है, स्टडी वर्ब आ रही है। ये स्टार्टिंग वर्ब है, तो इसमें मेन वर्ब नहीं है। इसे देखिए भाई, ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट है। पहले पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं इस बार। ये जो स्वीट है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। क्वालिटी बताएगा किसी की, खट्टा मीठा। ऑलवेज क्या है? एडवर्ब है। क्यों है एडवर्ब? आप भी बोल लिया करो, थोड़ा बहुत बोलना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है या फायदेमंद होता है? बोल लिया करो, बोलना अच्छा होता है। हाँ जी, क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब भी है। और ये तो मैं कल बोल के बताए थे मैंने कल की क्लास में। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, वंस, ट्वाइस, थ्राइस बोल के बताए थे। कोई काम एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, कभी भी ना हो या हमेशा हो। कौन सा एडवर्ब है? याद नहीं आता वैसे ना। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर, कि कोई काम कितनी बार हो। बाय द वे, एडवर्ब क्यों है ये सेंटेंस में? एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है ना। एडवर्ब वैसे तो वो होता है जो वर्ब को क्वालिफाई करे, लेकिन केवल वो एक छोटी सी परिभाषा होगी उसकी। और मैं बीच में बोलता रहता हूँ कि अगर एक शब्द एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे तो भी एडवर्ब है, दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करे तो भी एडवर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करे तो भी एडवर्ब है। कभी कभी तो प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर दिया जाता है, और कभी कभी तो पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर दिया जाता है। तो ये सभी क्या होते हैं? एडवर्ब। तो हमने देख लिया कि एडवर्ब है, क्यों है, और इसका नाम क्या है। यह है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ना लिखा हो बुक में तो इसे आप एडवर्ब नंबर भी कह सकते हो। ठीक है। इस क्या है बताइए दी? स्टैटिक वर्ब है। लेबर क्या है? द फ्रूट ऑफ लेबर। नाउन नहीं होगा? कौन सा नाउन? सारे कॉमन रखोगे तो और कौन से आएंगे? लेबर यानी कि मेहनत। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भाववाचक संज्ञा है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिर मैं पूछूंगा, तीन शब्द होने चाहिए, क्वालिटी, स्टेट और फीलिंग। अगर इन तीन में से कोई होता है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो कौन सा है? क्वालिटी में आएगा लेबर। ठीक है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। फ्रूट क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। और द क्या है? आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल। ये तो बात हो गई है। अब ये जो लिखा है, चर्चा तो काफी हो गई। सेंटेंस सही है या गलत है? यार सही बोला गलत बोला तो बैठ जाओ। अरे सही बोला लग रहा है तो सही बोलो, गलत लग रहा है तो गलती बताओ। सही लग रहा। अभी कल परसों एक क्लास की बात थी, मुझे प्रॉपर तो याद नहीं आ रहा है एग्जाम्पल, लेकिन सोचने का प्रयास करता हूँ मैं। वी हैव टू टेस्ट द स्वीट्स एंड बिटर्स ऑफ द लाइफ, ऐसा कुछ बोला था ना।
तो वहाँ पहले मैंने स्वीट और बिटर लिखा हुआ शायद, तो फिर मैंने कहा था कि वो गलत है, और फिर मैंने कहा था ना ऐसे लगा लेना तब वो सही होगा। मतलब स्वीट नहीं हो सकता ऐसे में स्वीट्स होगा, बिटर नहीं हो सकता बिटर्स होगा। क्यों क्यों किया था उसने? बेकार जवाब। टू द पॉइंट आंसर चाहिए। ये दुनिया भर की बात पता नहीं क्या क्या समझाते हो, ना तो मैं सुनने को तैयार हूँ, ना मेरे पास इतना समय है, किसी के पास इतना समय नहीं। टू द पॉइंट, एक वर्ड में आंसर, खत्म बात। नाउन तो पहले भी है, पहले क्या है वो? एडजेक्टिव है। हाँ एडजेक्टिव है पहले। स्वीट और बिटर क्या होते हैं? एडजेक्टिव। ये कह रहे हैं कि नाउन बनाने के लिए उसमें ऐसे लगाया है। फिर मैं फिर ये पूछूंगा कि भाई वहाँ ऐसी क्या जरूरत थी कि नाउन ही बनाना पड़ेगा? तो आप सीधी सीधी ये बात कह सकते हो, उस सेंटेंस में उनकी जनरल मीनिंग नहीं थी। भाई स्वीट माने मीठा होता है, बिटर माने कड़वा होता है, खट्टा होता है, जो भी होता है। तो वो उस सेंटेंस में कुछ इस तरह से थोड़ी आया था कि वहाँ कोई मिठाई मिठाई टेस्ट थोड़ी हो रही थी। वो तो जीवन के कुछ ऐसा कह रहा है कि जीवन में खट्टे मीठे फल। तो हमें पता चला कि जब कोई वर्ड सीधी सीधी मीनिंग में ना आए, डिफरेंट मीनिंग में आए, तो उसमें ऐसा होना पड़ता है। अब जरा देखना सही है गलत? एकदम गलत हो गया। और अभी आपका सही था। ये तो वो चीज़ है जो तुम पढ़ के आ रहे हो अभी 1-2 दिन की पहले की बात। द फ्रूट ऑफ लेबर, लेबर का फ्रूट देखा कहीं? क्या खाया हो? तो दुकान में जाकर मांगो भाई मुझे तो मेहनत का फल दे दे भाई, कितने रुपये किलो दे रहा? मिल जाएगा वो। तो डिफरेंट सेंस है या नहीं है? है। तो फ्रूट नहीं हो सकता, फ्रूट्स। डिफरेंट सेंस है। अगर आप इसे फ्रूट लिख रहे हो तो आप उसी फ्रूट की बात कर रहे हो जो आप खाते हो, ठीक है? फ्रूट नहीं हो सकता, फ्रूट्स। एक गलती। अब एक देखो, कुछ और इम्प्रूव कर सकते हो? है ना? क्योंकि इज लगा रहे हो तो भी तो वही सेंस है। जब फ्रूट ही नहीं रहा तो इज कैसे रह जाएगा? हाँ, द फ्रूट्स ऑफ लेबर आर ऑलवेज स्वीट। अभी बात हुई परफेक्ट। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये सेंटेंस बना के बोला है, मैंने लिखा है माई वाइफ डिड नॉट टेक अ फ्रूट। फिलहाल तो ये बताओ कि जो लिखा हुआ आया टेंस वो कौन सा है? हमने पहचान कर ली है पास्ट इंडेफिनिट। किसकी वजह से पहचान कर ली? डिड की वजह से पहचान कर ली। अब जो लिखा हुआ है उसमें इसमें गलती है या नहीं? नहीं है, क्योंकि डू टू डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और बता रखी है, वहाँ भी गलती है। चलो लीजिए, आपने पहचान लिया। अब मैंने ऐसे पास्ट इंडेफिनिट बना रखा है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये पास्ट इंडेफिनिट बनना चाहिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना चाहिए। तो अगर मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना हो तो क्या चेंज करूँ इसमें? डिड की जगह डज कर दे, कोई दिक्कत? चलो मैं डज लिख लेता हूँ। अगर आप डज लिख लोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दोगे, और आप डिड रहने दोगे तो पास्ट इंडेफिनिट। अब आप जा रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, क्यों? सर इस सेंटेंस में पढ़ के ऐसा लग रहा था जैसे कितना वेरीफाई करा है, ये कहते हैं हैबिट है सर। इस सेंटेंस में पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे कहीं खड़ा होकर स्पीच दे रहा हो, पब्लिक को समझा रहा भाई। अरे टू द पॉइंट बात कर यार। हैबिट। मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ कि मेरी वाइफ जो है फल नहीं खाती, ये तो कह रहा हूँ मैं। तो ये हैबिट है नहीं है? मैंने सेंटेंस क्या लिखा उस समझ जाओ, मेरी फीलिंग क्या है उस सेंटेंस को लिखने की, उसको पकड़ो।
उससे तो पता चलेगा कि सेंटेंस सही है या गलत है। ठीक है, तो अगर ये वर्ड लिखे हुए हैं आपके दिमाग में जो चल रहा है क्वेश्चन मार्क, वो भी शांत करूंगा मैं, ठीक। लेकिन मैंने भी जो शब्द लिखे हुए हैं मुझे लगता है कि साथ डेड नहीं रह सकता। क्या रहेगा? डज। आपके दिमाग में चल रहा है कि कहीं ना कहीं तो डेड भी तो लग रहा है सही सा, तो मुझे तब डेड तब सही लगेगा जब मैं लिख दूंगा यस्टरडे। अगर मैं यस्टरडे में ऐड कर दूं तो फिर डेड ही आएगा। इसलिए नहीं आने का कि यस्टरडे तो डेड बता रहा है, क्योंकि वो एक पल का हो गया, वो जिसे मैं क्या बोलता हूँ, मोमेंट्री। ठीक है, मैं कहूंगा कि कल मेरी वाइफ ने फल नहीं खाया था, हिंदी में बोल के अगर मैं बताऊँ। यहाँ यस्टरडे वाला कुछ नहीं दे रखा मैंने, और मुझसे कोई पूछे कि इन दोनों में से बेस्ट क्या है, तो 10 पे नंबर मिलेगा। किसे मिलेगा? एक बार, माई वाइफ डज नॉट टेक आ फ्रूट। और कोई गलती है इसमें? और कोई गलती है इसमें? गलती तो है, पर वो लिखी मैंने ऐसे है कि दिमाग में एकदम से आने की। ये आर्टिकल नहीं आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई, मुझे जब तक तो आप ये कहते रहते हो कि नाउन से पहले आर्टिकल आता है, तो मैं फिर आपको पास्ट में ले जाऊंगा। जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने आपको समझाया था यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल, और एक हेडिंग आता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ, जहाँ आर्टिकल आता ही नहीं। तो ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि भैया नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल ही आता है। अब यहाँ क्यों नहीं आया वो मैं आपको बताता हूँ। ये हैबिट है, जब आप इसमें कोई आर्टिकल लगाओ, ए लगाओ, एन लगाओ या द लगाओ, तो वो हैबिट रहती नहीं है, वो रूटीन वर्क रहता ही नहीं है। वो तो फिर किसी पल के लिए है। ए फ्रूट का मतलब अगर आप हिंदी में बोलोगे क्या बोलोगे? एक फल, कोई फल, ऐसे तो बोलोगे। तो हिंदी से तो क्या मुझे समझानी नहीं चाहिए, मैं खुद ही मना करता हूँ, और तो मैं आपकी हेल्प भी कह देता हूँ। अगर ये बेटर समझ में नहीं आ रहा, मैं और एग्जाम्पल दे सकता हूँ अपने सपोर्ट में। जैसे आई क्लीन माई होम ट्वाइस इन द समर एंड थ्राइस इन द विंटर। क्या बोला मैंने? बोलो। मैंने बोला आई क्लीन माई होम, हाउस नहीं बोला था, आई क्लीन माई होम ट्वाइस इन द समर एंड थ्राइस इन द विंटर। तो हिंदी तो समझ में आ गई हो। मैं गर्मियों में 2 बार साफ करता हूँ और सर्दियों में 3 बार। अब किसी ने मुझे कहा कि गलती बताओ ये क्या है? आर्टिकल नहीं है, ना समर से पहले ना विंटर से पहले। अब पढ़ने में देखो कितना इंप्रेसिव लग रहा है, इन द समर, इन द विंटर। क्यों? क्योंकि मेरी हैबिट है, जब भी गर्मी आएंगी तो मैं ये काम करूंगा, जब भी सर्दी आएंगी तब भी मैं ये काम करूंगा। आप वहाँ दा लगा के क्या कहना चाह रहे हो? दा लगा के कहना चाह रहे हो कि भाई ये काम इन्हीं गर्मियों में होना या इन्हीं सर्दियों में होना है, आगे नहीं। ये दोनों चीज़ एक साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। दोनों में से दा हटेगा जब आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो क्या बोलोगे अब? आई क्लीन माई होम ट्वाइस इन समर एंड थ्राइस इन विंटर। बात समझ में आई होगी अच्छी तरह से। अब मैं कह सकता हूं कि यहां से कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, मेरी एक एक बात सुनते रहो, एक एक बात समझते रहो, ग्रामर में बहुत अच्छे हो जाओगे, बहुत अच्छे। 50 में से 50 नंबर मार दोगे, बशर्ते कि सारी चीज याद रह जाए, और याद भी होंगी, भूलते तो हो ही गए, और धीरे धीरे होगा इम्प्रूवमेंट। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। तो माई वाइफ डज नॉट टेक फ्रूट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वन शुड नॉट वेस्ट
वंस टाइम, ये एग्जाम्पल लिखा है, वन शुड नॉट वेस्ट वंस टाइम। इसमें जो मॉडल का इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है शुड का। तो शुड हटाऊं इसमें से, मतलब अगर मैं इम्प्रूव करूं शुड हटाऊं, कोई और मॉडल लगाऊं या शुड सही है? शुड सही है। क्यों? एडवाइस करने के लिए आया है, और एडवाइस करने के लिए तो शुड का ही यूज करते हैं, तो सही है। और फिर वही बात है, हम कैसे पढ़ते हैं, चाहिए चाहिए, जहाँ चाहिए आ जाएगा वहाँ क्या आ जाएगा, तो ये गलत तरीका है। जो मैं बता रहा हूँ वो उसका ध्यान रखना है। गलती बताओ, वन में यहाँ अपोस्ट्रोफी लगाओ। उन्होंने कहा कि यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस तो लगा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी। क्यों लगा आपको ऐसा? पोजीशन के लिए, क्योंकि टाइम क्या है, नाउन है ना। अब दूसरी बात, इस सेंटेंस में वन आया है, तो वन का मतलब क्या है इसमें, हिंदी क्या है सेंटेंस? बोल के बताओ, हिंदी बताओ पूरी प्रॉपर अच्छी तरह से। हर किसी से बोलते हो ऐसे, किसी भी व्यक्ति को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि ये बात आपके लिए मेरे लिए नहीं हुई, ये बात कॉमन है सभी के लिए। तो जब कोई बात सभी के लिए की जाती है, वहाँ पे सब्जेक्ट भी वन का इस्तेमाल किया जाता है, और वन के साथ फिर क्या आता है, वन से आता है। जैसे ही के साथ क्या आता है, हिज, शी के साथ क्या आएगा, हर, दे के साथ देर, इट के साथ इट्स, इसी तरह वन के साथ वंस है। ये बात समझ में आती है? अगला क्वेश्चन मेरा, आप ये बताइए, इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? वन प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। पहले तो आप बोलोगे ये सब्जेक्ट है, फिर मैं कहूँगा सब्जेक्ट तो ये तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, फिर कहोगे कि नाउन तो ये है नहीं, प्रोनाउन है। फिर मैं पूछूंगा कौन सा प्रोनाउन है, तो आंसर आया इंडेफिनिट। अभी एक दो दिन पहले की बात है, समवन, समबडी, नोबडी, जो डेफिनेट ना, और ये डेफिनेट तो है ही नहीं। और आप इसे ऐसे पढ़ रहे हो कि वन माने एक, तो आप गलत हो ना। यहाँ तो बात किसकी हो रही है, हर किसी की, तो एक तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो वन शुड नॉट वेस्ट वंस टाइम। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये पढ़ भी रखा है आपने, सुन भी रखा है। टाइम एंड टाइड डैश एनीवन, पढ़ रखा है ना। अक्सर ये किताबों में आता रहता है, पेपर में भी आता रहता है। जहाँ मैंने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा है, इसे पूछते हैं कि यहाँ कौन सी वर्ब आएगी। पहले जिन्होंने पढ़ रखा है बताइए क्या आना चाहिए, वेट आना चाहिए। तो यहाँ मैं वेट लिख देता हूँ, WAIT, वेट। ऑप्शन तो चार होंगे, एक में वेट होगा, एक में क्या होगा, वेट्स भी होगा, WAITS, वेट्स। और कोई गलती है इसमें? एनीवन नहीं आता, नन आता। और एनीवन पॉजिटिव है और नन, तो नन एक्चुअली ये नो वन था, क्या था, जिसे शॉर्ट लिखा जाता है नन। और ये दोनों भी कौन से प्रोनाउन होंगे, इंडेफिनिट होंगे। तो टाइम एंड ट्राइड वेट फॉर नन। अब जो आपको नंबर मिलेगा वो इसी पे मिलेगा, वेट पे। ऑप्शन में वेट भी होगा और वेट्स भी होगा, मतलब एस भी लगा होगा इसमें। तो स्टूडेंट याद रखते हैं, शायद आपने भी याद रखा है। तो मुझे आप बताएं, जब आप इसे वेट ले रहे हो तो आप इसे प्रेजेंट डेफिनेट बना रहे हो, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप इसे प्लूरल मान रहे हो, सीधी सी बात है ना। तो ये प्लूरल इसलिए मान रहे हो कि भाई एक टाइम है और एक टाइम है। तो अगर आपकी ऐसी सोच है तो गलत है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी सही हो जाती हैं जिसका हमें पता नहीं होता और फिर भी सही हो जाती हैं। ये कहावत है नहीं है,
कहावत है, और कहावत सीधी सीधी मीनिंग में तो होती नहीं है ना। हिंदी की कोई कहावत अगर आपको याद हो रही हो तो बताओ, जैसे ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। और जैसे मैं बोलता रहता हूँ, किसी अंग्रेज को मैंने सुना दिया ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो मुझसे ये तो पूछ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राधा। फिर वो समझने का प्रयास करेगा। मैं उसे कहूँगा तेल मीन्स ऑयल एंड राधा मीन्स द गोडेस या द वाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ऐसे में समझाने का प्रयास करूंगा उसे, तो वो समझ तो जाएगा कि भाई ये मीनिंग है। क्या वो फीलिंग समझ लेगा जिस फीलिंग में हम बोलते हैं ऐसे, है ना। वो तो नहीं समझ पाएगा। तो ये कहावत होती है, हम तो समझते हैं ना कहाँ बोला जाता है ना। चलो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब ये कहावत है और आप ऐसे फील कर रहे हो ऐसे कि भाई ये तो 2 बार लिख रहा था इसलिए क्या हो गया प्लूरल, तो आप गलत हो। इसका कहने का मतलब ये है यहाँ टाइम की फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। अगर मैं इसके डिक्शनरी मीनिंग में जाऊं तो टाइम तो समय ही होता है, और टाइड क्या होती है, टाइड क्या होती है, और धीमे नहीं बोल सकता, थोड़ा तेज बोल, गलत ही तो हो जाएगा, आफत क्या है। जो लहर बोलते हैं, ऊंची ऊंची लहर, तो हिंदी में बोलना चाहे तो कह सकते हैं समय और बर्बादी किसी का इंतजार नहीं करते। तो यहाँ पे डिक्शनरी मीनिंग तो ऐसी बर्बादी है, बताइए मैंने आपको, जैसे मैं लहर बोल रहा हूँ, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी के लिए आ रहा है, और जो कोई चीज फ्रीक्वेंसी में है वो क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ वेट यूज करते हैं। आई मीन टू से नंबर तो आपको मिल गया, लेकिन वो नंबर क्यों मिला मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया, ठीक है। और किताबें तो ये भी बताती हैं कि इसमें वेट्स भी सही है, मैंने आपको बताया भी होगा शायद पहले, वेट भी सही है, वेट्स भी सही है, क्योंकि कहावत है, और जब कहावत होती है तो ग्रामर को एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि वो कहने के ऊपर है, लेकिन नंबर मिलेगा आपको इसके ऊपर ही, अगर मान लो कभी एग्जाम में आ जाए, ठीक। नेक्स्ट है a troop of horses, a troop of horses were there, ये सेंटेंस दे रखा है, बताइए क्या गलती है इसमें। बोल दो, जल्दी बोल दो। कोई गलती नहीं है भाई, ए से शुरू हो रहा था तो वर्ग कैसे आ जाएगा, क्या आएगा, वाज आएगा, जब काउंटेबल बनाया जा रहा है उसे, है ना। तो एक ही साथ फिर वर्ग तो नहीं शूट करेगा, क्या कर जाएगा, ए बॉय बोलोगे, ए पेन बोलोगे तो सिंगल वर्ग तो इस्तेमाल करोगे, या कोई अलग रूल ले रख के लिए बैठे हो तो वर्ग तो नहीं आ सकता। भाई छोटे से सेंटेंस था, यहाँ पे ट्रू का मतलब क्या है ये बताओ। डरे से ज्यादा बैठे रहो तुम तो, जो पता भी है वो भी ना पता पता। अच्छा ये बताओ, सर पता ही नहीं क्या है, क्या बताना नहीं चाहते, ट्रू की मीनिंग नहीं पता, मीनिंग तो कुछ होती होगी। करेक्ट नाउन क्या कहते हैं, समूह कह देते हैं, ग्रुप। हाँ तो ये कहते हो कि समूह है, कुछ तो कहो, और सही है आपका, इसकी मीनिंग क्या है, समूह। भाई घोड़ों का समूह तो बड़ा बात है, ए ट्रूप ऑफ हॉर्सेस वाज देयर, कि वहाँ जो है घोड़ों का समूह है, ऐसे तो बोलोगे। चलो अच्छी बात, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल ट्रूप फाइट ब्रेव, आवर ट्रूप फाइट ब्रेव, ये सेंटेंस लिखा है, ठीक है जी, जैसा भी लिखा है लिखा है।
बहुत गलतियां हैं, बहुत गलती कर दी मैंने, पढ़ के पे चल रहा हो, सही करना आपका काम है, करो सही। फाइट चेंज करो, क्या लिखो? फोर्ट लिखो। चलो जी, ये फाइट हटा के लिख दिया फोर्ट। और कुछ इंप्रूव करना चाहते हैं तो जो आप बोलते रहो, करके रखो। ब्रेवली, LY लगा दूं? चलो जी, BRAVELY, ब्रेवली हो गया। और कुछ जल्दी जल्दी बोलो, 4 तो शब्द दिए मैंने, 4 में 2 तो हो गए सही, 2 ही तो रह रहे, जो करना जल्दी करो, इतना टाइम लेना किस बात है? क्या देखो, सही है? सही है। और तो शब्द तो मैं ऐड नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने कहा कि जो ये शब्द है इनमें गलती है। अगर मैं शब्द पे फिर चेंज करूंगा तो फिर तो पूरा सेंटेंस ही चेंज हो जाएगा। आप चिल्ड्रन बोल रहे हो, कोई बोलेगा कि वो लिखो, प्लेयर लिखो, फुटबॉल प्लेयर लिखो, मुझे क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट प्लेयर लिखो। इन शब्दों को रहने तो इनमें चेंज करो जो करना है। इसमें लगेगा एस, क्या लगेगा? एस। अब यहाँ जो ट्रुथ था, इसकी मीनिंग क्या बताई थी मैंने? जैसे अब इसमें एस लगाते हुए बन जाता है सेनाएं। क्या बन जाता है? तो अब सही हो गया नहीं हो गया? हमारी सेनाएं बहादुरी से लड़ी। तो ये कैसे लगता है कि साथ ही समझ में आ गई बात? ठीक है। तो आई मीन टू से ट्रुथ भी होता है और ट्रुथ भी होता है। लिखवाया भी हुआ शायद, जब सिंगुलर पीरियड पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है ना लिखवाया। तो आर ट्रुथ्स फोर्ट ब्रेवली। ठीक। अब मुझे आप ये बताओ, क्या अब ये सही है या अब भी कुछ सुधार कर सकते हो? अब तो सही है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। मेरा मन अब भी ये कह रहा है कि इससे पहले हैव लगा दूं, ऐसा कह रहा है, पता नहीं मैं सही हूं या गलत हूं। मन ने कहा कि हैव लगा दो। आवर ट्रुप्स हैव फॉट ब्रेवली। आप क्या कहते हो? पहले सही था, अब सही है? तो मेरे साथ मत जाना। नहीं, ये तो बात गलत है भाई। सही तो एक ही हो सकता है। बोलो जल्दी बोलो। अगर प्रेफरेंस दी जाएगी तो ये वाला सही है। ये वाला सही है। क्यों? अब ऐसा क्या हुआ इसमें? सर मतलब तो दोनों का पास सही है, लेकिन अगर इसमें टाइम होता तो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते, अगर नहीं है तो सब चीज बता रखी है मैंने आपको, सब चीज मैं आपको बताया करता हूँ कि जब कभी भी आप प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में कंफ्यूजन में आ जाओ, लिख के दिखाता हूँ। फिर जब कभी भी आप प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में कंफ्यूजन में आ जाओ तो टाइम वर्ड देख लो। अगर टाइम वर्ड है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। टाइम वर्ड मतलब यस्टरडे, 1966, कुछ ऐसा टाइम वर्ड हो तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, और नहीं है तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट। हिंदी निकाल निकाल के पढ़ते रहोगे, हिंदी निकाल निकाल के देखते रहोगे तो कभी भी इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। तो इसलिए अब ऑप्शन में ऐसे मिलेंगे सब आपको, फोर्ट, हैव फोर्ट, तो मेरी बातें फिर याद आनी चाहिए आपको। तो अवर ट्रूप्स हैव फोर्ट ब्रेवली, अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ठीक है, परफेक्ट भी हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट भी बन गया। ठीक। अब मैं ऐसी पार्ट ऑफ स्पीच पूछता हूँ। फोर्ट क्या है? पूरा एक बार में बोल देगा, फिर पूछूंगा कौन सी वर्ब, मेरी भी हेल्प करते रहेगा थोड़ी। मेन वर्ब कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। हैव क्या है? हेल्पिंग। ट्रूप्स क्या है? कलेक्टिव नाउन। पक्की बात। और ट्रूप कौन सा नाउन था? ये भी कलेक्टिव नाउन। और जो ट्रूप्स है ये भी कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन। तो वो तो कलेक्टिव नाउन था पक्का। अगर इन दोनों में से आप कहोगे कौन सा नाउन, तो मैं ऐसे जाऊंगा कॉमन नाउन पे। हालांकि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कलेक्टिव भी होते हैं, कॉमन भी होते हैं, वो एक अलग बात है। आर क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है ना। आर की लाइन बताओ। वी, अस, आर, आर्स। वी, अस, आर, आर्स। जैसे आई, मी, माई, माइन बोलता हूँ। वी, अस, आवर, आवर्स, या आर, आर्स। ठीक। ब्रेवली क्या है? एडवर्ब। आपको कैसे पता चला कि ब्रेव नहीं आने का, ब्रेवली आएगा?
पढ़ने में बढ़िया सा लग रहा है। Bravely means loudly. हिंदी से मैं एक्सेप्ट नहीं करना। अच्छा. इंग्लिश टू इंग्लिश ग्रामेटिकली आंसर दो। सर ब्रेव जो था वो एडजेक्टिव था और ब्रेवली एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो एडवर्ब आना चाहिए। ब्रेव एडजेक्टिव है Okay. और ब्रेवली एडवर्ब है। और बताता हूँ मैं कि एडजेक्टिव में जब एलवाई लग जाता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे ब्यूटीफुल क्या है? Adjective. और ब्यूटीफुली Adverb. वाइज क्या है? वाइज एडजेक्टिव Adjective. और वाइजली। Adverb. और फिर वही बात, आपको कैसे पता चला कि यहाँ एडवर्ब भी आएगा? क्योंकि यहाँ वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। लड़े कैसे? बहादुरी से। तो ये वर्ड इसी को क्वालिफाई कर रहा है। और जब वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव की जरूरत है, एडवर्ब की। और एडवर्ब ब्रेव होता है, ब्रेवली। ठीक है, चलिए आज पीरियड में इतना ही।